नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषय का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे पहले जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित हुआ था। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, तो दंडकारण्य प्रदेश कई जगह स्थित है, जिसमें देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य उड़ीसा में दंडकारण्य है, जबकि मध्य प्रदेश में दंडकारण्य नहीं है। मध्य प्रदेश आंसर होगा आपका। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, तो बुंदाला कहाँ पर है आपका? ये श्रीलंका देश में है। इम्पोर्टेंट पुस्तक है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वंदना शिवा हैं। वंदना शिवा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिए इसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए ये 2025 का प्रश्न है। अब इसकी स्थिति वर्तमान में क्या है, इसीलिए कहा नहीं जा सकता नंदा देवी तो है ही है। तो इसका आंसर क्या होगा वर्तमान में? आज 24 चल रहा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जीवाश्म नेशनल पार्क आपका मंडला, मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण आपका, जूम करके भाई बता रहे हैं, नागार्जुन में है। भारत का सबसे बड़ा चीता आरक्षण क्षेत्र नागार्जुन। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों को के राज्य से सम्मिलित करना है। देखिए पेरियार आपका केरल में है, सिमिलीपाल उड़ीसा में है, और कैमूर बिहार में, डालमा झारखंड में। अपने आप सुमेलित है। 1 2 3 4 सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नवागन पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस प्रायः कहाँ दिखाई देंगे? तो केला दे घाना राष्ट्रीय सेंचुरी में आपको साइबेरियन सारस दिखाई देंगे। 13वें का आपका डी आंसर सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौते से है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता। नॉर्केक मेघालय में स्थित है। 16 नॉर्केक जैव क्षेत्र मेघालय में है। किसी देश में जंगलों में लगी आग से छाए धुंध के कारण आपात लगाया गया था, तो इस ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो आनुवांशिक जैव विविधता का प्रयोग प्रजनन कार्य में किया जाता है। भू स्तर पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? एनेडिडा, आर्थ्रोपोडा, स्तनधारी और कार्डेटा। तो आर्थ्रोपोडा वर्ग के सबसे ज़्यादा सदस्य पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष आपके सुंदरवन में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल। लवणोद्भिद, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेलोफाइट्स, वनस्पति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार के पौधों में श्वसन मूल पाए जाते हैं, सही। ऐसे पौधों में जरायुज अंकुरण, जिसे विविपैरस जर्मिनेशन कहते हैं, वह पाया जाता है, सही। ऐसे पौधों में कार्यशील सुषुप्ता फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस पाई जाती है, सही। यह पौधे सहजीवी होते हैं, यही गलत है आपका, यही आंसर आपका सही है। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं? पक्षी विशेषज्ञ हैं सलीम अली। 23 का सी, पक्षी विशेषज्ञ। आइए मिलित करना है, वन्यजीव और इनके क्षेत्र हैं, CDS परीक्षा में पूछा गया है। तो कस्तूरी मृग आपका ये
हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं कस्तूरी मृग। गिबन कपी आपके गारो खासी जयंतिया पहाड़ों में। श्याम मृग आपका थार रेगिस्तान क्षेत्र में। गौर पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 24 का आपका डी आंसर सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। एक निर्माता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, चौथा प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। तो मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। ठीक है। कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रवण करके अन्य जाति के पौधे की वृद्धि को संदर्भित करती है, इनहेबिटेट करती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये एलिलोपैथी है। यह क्रिया क्या है? एलिलोपैथी। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती है, तो इस संबंध को क्या बोलते हैं? सहभोजिता कहते हैं। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती, इसे सहभोजिता कहते हैं। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? तो देखिए, घटपर्णी जो होता है उसमें जो पत्ता होता है वो घट में बदल जाता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रों को बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो पांचवे का आपका उत्पादक है हरे पौधे, याद रखिएगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? स्थायी है महासागर। 106 का सी आपका सर्वाधिक स्थायी महासागर है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं होते। गलत। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। गलत। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। तो कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? तो वहन क्षमता कहते हैं इसे। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, वहन क्षमता। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कृत्रिम होता है। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से आपका पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होने लगा है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो वन, घास, फसल और अलवणीय जल परिवहन। तो फसल सही है। ठीक है, फसल पारितंत्र मानव निर्मित है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक और ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य है। इन चारों में से जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस और कवक को क्या कहते हैं? जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस, कवक को उपभोक्ता अपघटक कहते हैं। ठीक है, अपघटक है, ए नहीं है, अपघटक। पारिस्थितिकी पारितंत्र में अजैविक जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी क्या है? तो जैविक घटकों के मध्य की योजन की कड़ी है जैव संरचना। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? पारिस्थितिक असंतुलन का क्या कारण है? वन उन्मूलन। सबसे महत्वपूर्ण तो हमें यही लग रहा है, यही आंसर है भी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाले जड़ों के पौधे को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया गया है?
तो मरुद्भिद है, मरुस्थल में पाए जाते हैं, मरुद्भिद हैं। ऐसे पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण के क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। रटा रटाया प्रश्न है, याद रख लीजिए, इकोटोन। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन, सस्टेन्ड लाइफ, किसकी विशेषता है? तो ये दीर्घकालीन जीवन, निर्वाहित जीवन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों द्वारा किसी जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है। तो ऊर्जा में प्रगामी क्षय, देखिए वाष्पोत्सर्जन इसका आंसर होगा। समान रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? आहार श्रृंखला में सामान्य रूप से 4 कड़ियाँ होती हैं, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उत्पादकता को प्रभावित नियंत्रित करने वाला कारक है तो सौर्यिक विकिरण होगा, ये आंसर सही है। स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है। स्क्लेरोफाइट्स शब्द देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झाड़ी वाले पौधों के लिए स्क्लेरोफाइट शब्द होता है। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना अंश ग्रहण करते हैं, ये पूछा गया है। तो सबसे न्यूनतम अंश प्राथमिक उत्पादकता का ये ग्रहण करते हैं मांसाहारी लोग। 10% का नियम है, उस हिसाब से काम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। तो लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक लिंडमान है, लिंडेमान कहा जाता है। जीवों में खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक छोटी होगी, अधिक लंबी होगी या फिर लंबी होगी। 36 का देखिए, अधिक लंबी होगी। ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है, इसमें नो डाउट सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। आंख बूंद कर आंसर दे दीजिए। जूमिंग में प्रॉब्लम आ गई है, जूम करके अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न 38वां, किसी भी पारितंत्र में कालांतरण में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का क्या कारण है? तो किसी पारितंत्र में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है वर्णहरित उत्पादक और अपघटक, ये सभी हैं। किसी पारितंत्र में होते हैं जैविक अजैविक पदार्थ होते हैं, यही होते हैं। जैविक अजैविक पदार्थ में सभी आ जाते हैं। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब होता है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? आम का बाग हम लगाते हैं, आदमी लगाते हैं। एक्वेरियम आदमी लगाता है। गेहूं का खेत आदमी लगाता है। घास का मैदान प्राकृतिक है और सब मानवकृत हैं। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या बोलते हैं? एक ही जाति की संख्या को जैवमंडल में जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे जैव समुदाय कहते हैं। इकोलॉजी शब्द, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। इकोलॉजी शब्द देने वाले थे अर्नस्ट हैकेल। ई हैकेल मतलब अर्नस्ट हैकेल थे। इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न अगला है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ऊर्जा का 1 से 2% भाग ऊर्जा में उस रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। रचनाकार की दृष्टि से जैव समुदाय और वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान क्या है? शैवाल एक आपका उत्पादक है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल उत्पादक कहा जाता है।
एक पारितंत्र में मानव और सभी जंतु क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं मानव। पारितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता है। बाज भैया सर्वोच्च पारितंत्र में मानव क्या है? देखिए मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, सर्वाहारी कहा जाता है इसे। 50 का ए। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं परपोषी मृतोपयोगी। अपघटक जो होते हैं मृतोपयोगी होते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। तो उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी, परजीवी, मृतोपयोगी नहीं आते। मृतोपयोगी। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछली, कछुए, मेढक होते हैं। बड़ी मछली, कछुए और मेढक तालाब पारितंत्र में द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। दो समुदायों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। दो समुदाय के बीच के संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि होता है? तो जलकुंभी आपका तेजी से वृद्धि होगा। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो वन की पेड़ों के छाल पर लाइकेन उगे मिलते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गया? तो आपका जलकुंभी की वृद्धि से हुसैन सागर झील नष्ट हो गया। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधे को बोलते हैं। पादप वृद्धि हेतु सबसे महत्वपूर्ण है बालू, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बजरी। दोमट मिट्टी पादप वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो इसमें से कौन सा कारक? तो वर्षा किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। वर्षा याद रखिएगा, वर्षा इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। एक दिशी ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला में। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? तो 90% ऊर्जा ह्रास हो जाती है, 10% जाती है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने की थी? पारिस्थितिकी स्तूप तो चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना दी थी। चार्ल्स एल्टन। सूर्य में उगने वाले पादपों को क्या बोलते हैं? आतपोद्भिद। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ कैसे वन होते हैं? सदाहरित वन, पर्णी वन, मरुस्थल और घास वन। ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। तो सदाहरित वन होते हैं। पहला ऑप्शन सही है, तत्वों का पहला। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी, शरद में ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ कौन से वन मिलते हैं? तो वहाँ घास के वन पाए जाते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों, आंधियों का आना होता है, वो वायुमंडल का भाग है क्षोभ मंडल। लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो हेलोफाइट बोलते हैं। हेलोफाइट। मृदा परिवर्धन को कहते हैं। मृदा परिवर्धन को क्या बोलते हैं? तो मृदा जनन बोलते हैं।